हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रोक या फालिज। इसकी चंद अहम वजूहात और इसके इकसाम क्या हैं, इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं और इसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आपके वीडियो के नीचे शो हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रोक होता क्यों है, इसकी चंद अहम वजूहात क्या हैं और इसकी इलामात क्या हैं। सबसे पहले स्ट्रोक इम्पोर्टेंस इसकी ज़रूरी क्यों है। दुनिया में 15 मिलियन लोग जो उनसे हैं वो हर साल इफ़ेक्ट होते हैं स्ट्रोक से एनुअली। इसमें 5 मिलियन रिकवर करते हैं, जबकि 5 मिलियन एक्सपायर कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और 5 मिलियन डिसेबल या मजबूर हो जाते हैं। हमारा गोल ये है कि हमने ये जो 10 मिलियन है जो एक्सपायर कर रहे हैं और जो डिसेबल हो रहे हैं, इसको इनकी प्रिवेंशन या जल्दी टाइम मैनेजमेंट से हमने इन 10 मिलियन को कम करना है। अब इसकी काजेज़ जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं मेन कौन कौन से हैं। जैसा कि पहले हार्ट के वीडियोज़ में भी बताया है, बाकी हार्ट अटैक में या दूसरी ओबेसिटी वाली वीडियो में बताया है, रिस्क फैक्टर वही हैं मोर और लेस। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, मोटापा, हाई फैट डाइट, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, इसके अलावा स्मोकिंग और आप कह सकते हैं डायबिटीज़ और फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है। ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिससे इसके चांस ज़्यादा होते हैं इन लोगों में फालिज होने के। अब हमने आगे डिस्कस ये करना है कि फालिज होता क्यों है, ये है क्या चीज़। ठीक है, जिस तरह आपको मालूम है कि हर ज़िंदा चीज़ को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह बॉडी के हर सेल को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन आती है ब्लड से। अब फालिज में होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई दिमाग को मुतासिर होती है किसी भी वजह से, तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुतासिर हो जाती है, जिसकी वजह से जिस ऑर्गन को, जिस हिस्से की दिमाग के ऑक्सीजन सप्लाई मुतासिर होगी वो काम करना छोड़ देगा। और दिमाग का हर हिस्सा एक स्पेशल पार्ट को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं, एक हिस्सा स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, ये हिस्सा आपका चलने फिरने को, बाजू को कंट्रोल कर रहा है, कोई हिस्सा आपके देखने को, कोई मेमोरी को, इस तरह कई चलने फिरने को कंट्रोल कर रहा है। अब जिस हिस्से का आपकी खून की सप्लाई मुतासिर होगी या फालिज होगा, वो उस हिस्से की जो उनसे फंक्शन है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट या टाइमली प्रिवेंट इसको किस तरह हम कर सकते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स को हम देखने के लिए एक निमोनिक है फास्ट से एफ से फेस मींस फेस आपने देखना है उसका एक साइड पे तो नहीं लटका हुआ। उसके अलावा आपने देख लेना है कि आर्म्स उसके देख लेने हैं, वीकनेस तो नहीं है आर्म्स की, या बोलने में कोई मसला। अगर इनमें से कोई भी उसको इलामत आ रही है तो आपने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। वो हॉस्पिटल जो आपके नज़दीकी है वो आपका ब्रेन स्कैन कर लेंगे, सीटी स्कैन या एमआरआई, जो भी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद फिर उनको पता चल जाएगा कि फालिज किस किस्म का है। 2 तरह के फालिज हम इसमें मेनली होते हैं कि एक इस्केमिक या हेमरेजिक में दिमाग की शरेयान जो फट जाती है, इस्केमिक जिसमें दिमाग की शरेयान बंद हो जाती है। 85% लोगों में दिमाग की शरेयान बंद होती है, ये एक मेन कॉज है, इस्केमिक स्ट्रोक की मेन टाइप है। इसकी अब होता क्यों है ये इस्केमिक स्ट्रोक। इसमें होता कि जिस तरह आपके हार्ट अटैक में भी आपको हमने पहले डिस्कस किया था कि खून की में फ़ैट जमा हो जाती है खून की नालियों में, जिसकी वजह से एक ब्लड क्लॉट जो सा है वो तंग रास्ते में जमा हो जाता है, आपकी ब्लड सप्लाई मुतासिर होगी। अब ये क्लॉट बनता कैसे है, ये क्लॉट आपका दिमाग की शरेयानों में भी बन सकता है लोकल तौर पे ब्रेन में, या आप गर्दन से ऊपर मूव करके ब्रेन में जा सकता है, या दिल से, अगर दिल में क्लॉट है वो मूव करके ऊपर दिमाग में जा सकता है, जिसकी वजह से आपको फालिज या स्ट्रोक की सिम्टम्स आएंगी। और जिस हिस्से में जाएगा वो आपके कमज़ोरी महसूस होगी उस हिस्से की। इसकी करना ये होता है कि आपने जितनी जल्दी आपको पता चल जाए हॉस्पिटल आप चले जाएं, उतना बेहतर है, ताकि आप टाइमली उसको मेडिसिन दे सकें खून पतला करने वाली और उसको जो सा क्लॉट है उसको तोड़ने वाली, ताकि जल्दी दिमाग का शरेयान का बहाव जो सा है वो हम बहाल कर सकें और उसको नुकसान कम से कम हो। दूसरी किस्म आ जाती है जिसमें शरेयान फट जाती है दिमाग की, जिसको हम कहते हैं दिमाग का हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें होता क्या है कि इसमें आपके
जो उनका खून है वो शरीयान के बाहर जब शरीयान फटती है तो वो दूसरे जो से आपके ब्रेन के सेल हैं उस पर इफेक्ट करता है, उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से उनकी भी नॉर्मल फंक्शनिंग रुक जाती है। और ऐसे केसेस में ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत होती है, सर्जरी से ही ये ठीक होता है। एक और किस्म है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। इसमें होता है कि ये फालिज की वो किस्म है कि जिसमें कोई भी फालिज की इलामत आती है, मिसाल के तौर पर कमज़ोरी बोलने में, चलने फिरने में, लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाती है, खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। इसके लिए भी हमें जब भी एक सिम्टम कोई भी आएगी, किसी भी चीज़ जिस्म के किसी भी हिस्से की कमज़ोरी होगी, तो आपने हॉस्पिटल जाना है, टेस्ट करवाने हैं। और इसमें खून पतला करने वाले जो सी दवाइयाँ हैं वो भी चलनी होती हैं, मतलब डिस्प्रिन या एस्प्रिन, ये तो आपकी चलनी है। अब इसमें रिकवरी टाइम हर पेशेंट का मुख्तलिफ होता है, कई 9 महीने, साल, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, डिपेंड करता है आपकी प्रिवेंशन पे और आपकी सपोर्ट पे, फैमिली सपोर्ट पे और आपकी डॉक्टर फॉलोअप पे। इसमें अब स्ट्रोक टीम होती है इसकी मैनेजमेंट में, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। अब मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा उसको खाने पीने में मसला है या खुराक नहीं खा रहा, तो एक डाइटिशियन जो है वो उसको डाइट प्लान देगा कि ये वाली खुराक आपके लिए बेहतर है, ये खाना बेहतर है। इस तरह अगर कोई बोलने में मसला आ रहा है, उसकी थड़थड़ाहट, कोई उसकी स्पीच स्लर्ड है, तो स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं जो उसको बोलने में मदद करेंगे, उसे लैंग्वेज में मदद करेंगे। इस तरह चलने फिरने में मसला है, पट्टों की कमज़ोरी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होते हैं जो उसको हेल्प करेंगे, कि एक्सरसाइज बताएंगे उसे कि वो जल्दी रिकवर कर सके। इस तरह कई मरीज़ जब रिकवर कर जाते हैं तो बाद में वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जिसको रिकवर करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और वो साइकेट्रिस्ट आपको उन पेशेंट्स को काउंसलिंग करता है, उनको लाइफ की तरफ लेके आता है। अब इसकी प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं कि जो से आपके रिस्क फैक्टर हैं, जो हमने पहले काजेज़ बताई हैं, उनको अगर हम कम कर दें तो यही इसके आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हाइपरटेंशन थी उसका रिस्क फैक्टर एक, तो आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, अपना उसको कम रखना है। इस तरह आपने अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो सिगरेट नहीं पीनी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको कम करें या स्टैटिन वगैरह खाएँ, इनएक्टिव हैं तो फिज़िकली एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज किया करें, हेल्दी फूड खाएं, और ड्रिंकिंग कर रहे हैं तो अल्कोहल या जो ड्रिंकिंग आप कर रहे हैं वो आपने छोड़ देनी है। इसके बाद अगर शुगर है तो आपने शुगर का कंट्रोल रखना है। अब इससे होगा ये, अगर आप रिस्क फैक्टर को सारों को प्रिवेंट कर लेंगे तो आपकी जो से स्ट्रोक के चांसेस हैं फालिज के वो कम से कम होंगे। तो वैसे भी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका अगर एक बार हो गया तो उसका जो से इफ़ेक्ट्स हैं वो तकरीबन लाइफ लॉन्ग फील होते हैं, ठीक है। रिकवरी काफ़ी लंबी होती है, इसलिए बेहतर है कि हम जो रिस्क फैक्टर हैं उनको ही काम करें ताकि हम इससे बच सकें। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।